नमस्कार। स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंत तक हम जान पाएंगे कि हमें क्यों अंकुरित दालें और अनाज खाना चाहिए। अंकुरित करने से उनके अंदर क्या ऐसे बदलाव आते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। हमें किन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए और किस प्रकार उनको हम अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। क्या बेहतर तरीका है। इन सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप के द्वारा चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं कि अंकुरित दालें और अनाज कैसे हमारे शरीर के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्प्राउटिंग होती क्या है। इसकी डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझते हैं। तो स्प्राउटिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक बीज को अंकुरित करने के लिए उसकी जो पर्याप्त रिक्वायरमेंट है वो चीजें प्राप्त कराते हैं और जब उसके अंदर से फुटाव शुरू हो जाता है, वो वाइट कलर का एक स्पाइरल सा उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, तो उसको हम स्प्राउटिंग कहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है टू लीफ स्टेज, जब उसके अंदर पत्तियां भी आने लग जाती हैं। तो हमें बस स्प्राउटिंग को ध्यान रखना है कि स्प्राउट का मतलब जब अच्छे से उसका व्हाइट कलर का जो पार्ट निकलता है आपके बीज में से वो अच्छे से आ रहा है, तो मतलब स्प्राउटिंग हो गई है। तो ये काफी यंग प्लांट्स होते हैं जो कि अभी बस सीड से निकला ही है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक बार जर्मिनेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो उससे आपकी काफी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो आपका बीज होता है वो एक रेस्टिंग फेज में होता है, जिसको आप काफी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब पर्याप्त मात्रा में उसको सारी चीजें जो उसके अंकुरित होने के लिए और आगे फुटाव के लिए जरूरी हैं, जब आप उसको वो देते हैं, तब वो एक्टिव फेज में कन्वर्ट होकर उसके अंदर आता है। तो सीड हमारा हो गया रेस्टिंग फेज। और जब स्प्राउटिंग होती है तो ये स्प्राउटिंग होती है एक डॉर्मेंट फेज के बाद। इस डॉर्मेंट फेज के बाद जब सीड रीएक्टिवेट होता है, जब वो स्प्राउट के अंदर कन्वर्ट होता है। और इस रीएक्टिवेशन के अंदर जो सीड के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं और ये बदलाव तभी आएंगे जब आप उसको ऑप्टिमल पानी देंगे, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराएंगे और उसको कुछ समय भी देंगे। 2 से 7 दिन तक वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम है जो हर किसी सीड के लिए अलग है। इसके अलावा और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, टेम्परेचर जब ऑप्टिमल होगा, बहुत ज्यादा ठंड में और बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर भी जो स्प्राउटिंग होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती। और यही जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लाइट एक्सपोजर टू लाइट कहें हम या एक्सपोजर टू सनलाइट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुरुआत में जब बीज को पानी और ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसे लाइटिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसका शेल ब्रेक हो जाता है तो उसे ऑप्टिमल लाइट भी चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लाइट नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी लाइट चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्प्राउटिंग के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि सीड और स्प्राउट में फर्क क्या है। सीड एक डॉर्मेंट फेज है जब वो स्टोर करने के लिए है, और जब स्प्राउट हो जाता है वही सीड तो उसकी पूरी जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो चेंज हो जाती है। और इससे हमारे सीड के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की, कि जो स्प्राउटिंग हुई है इससे हमारे शरीर को क्या फायदा हो रहा है और हम इन्हें स्प्राउट करके खाएं क्यों। तो इनकी बात करते हैं। तो स्प्राउटिंग का जो सबसे पहला बेनिफिट हमारे शरीर को मिलता है वो है कि एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, आपके खाने का न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कैसा बढ़ता है इसको भी डिस्कस करते हैं। स्प्राउटिंग होने से आपके न्यूट्रिएंट्स लेवल कैसे बढ़ रहे हैं, ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि जैसे ही स्प्राउटिंग होती है उसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट जो होता है सीड में वो बढ़ जाता है, फोलेट बढ़ जाता है, मैग्नीशियम बढ़ जाता है, काफी सारे विटामिन उसके अंदर बढ़ जाते हैं। स्पेशली आप देखें विटामिन सी उसके अंदर बढ़ जाता है, विटामिन के उसके अंदर बढ़ जाता है, मैग्नीज की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है, और इसके अलावा फास्फोरस कंटेंट भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ये आपके स्प्राउट्स हैं इनके अंदर जो प्रोटीन है अब
उनके अंदर भी जो अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स उनके अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीड को भी ग्रो होना था, तो अब वो उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स बढ़ गए। उसके अलावा प्रोटीन जो ये स्प्राउटेड ग्रेन्स के अंदर है वो इजी टू डाइजेस्ट है। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि जब ये सारी चीजें इसके अंदर बढ़ जाती है तो इतने सारे पोषक तत्व जो हमारे सीड के अंदर नहीं थे लेकिन हमारी स्प्राउट्स के अंदर आ गए हैं। इसलिए ही स्प्राउट खाना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ताकि आपके शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट उसके मिल पाए। अब एक स्टडी के अंदर ये पता लगा कि जो टोफू या सोया मिल्क हम बना रहे हैं सिंपल अनस्प्राउटेड सोयाबीन से, और एक जो बना रहे हैं हम स्प्राउटेड सोयाबीन से, तो जो स्प्राउटेड सोयाबीन से हमने बनाया उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट 7 to 13% बढ़ गया। उसके अंदर फैट कंटेंट जो था वो घट गया। कितना घटा? 12 से 24% तक उसके अंदर फैट कंटेंट अब घट गया। उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर किसी सीड के अंदर होते हैं, जैसे कि काफी एंजाइम्स उसके अंदर होती हैं, कुछ उसके अंदर फाइटेट या ऑक्सैलिक एसिड जैसी चीजें होती हैं जो उस बीज को बचा कर रखती हैं। तो वो चीजें अब कम हो जाती हैं, क्योंकि अब बीज स्प्राउट हो गया है। तो फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दूसरी जो हमारी इनहिबिटिंग एंजाइम्स उसके अंदर होती हैं वो काफी कम हो जाता है। तो एंटी न्यूट्रिएंट्स 56 to 81% कम हो गए। आप देखो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आया है इसके अंदर। तो इन सब बदलाव की वजह से जो आपके स्प्राउट्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ के अंदर बेनिफिट देते हैं। इसलिए हमें स्प्राउट्स को अपनी डाइट का इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए। इसके बाद जो अगला बेनिफिट है स्प्राउट लेने का वो है कि आपकी डाइजेशन और आपके गट हेल्थ को ये और अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि स्प्राउटिंग से जो आपका फाइबर है उसके अंदर वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ये भी पाया गया कि जो स्प्राउट्स को तकरीबन 5 दिन तक रखा गया स्प्राउट बनने के लिए, उनके अंदर जो हमारी फाइबर की मात्रा है वो 133% इंक्रीज हो गई। जो ये फाइबर भी आपको मिल रहा है वो स्पेसिफिकली हमारा जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए, ताकि वो हमारे लिए और अच्छे सारे प्रोडक्ट सिंथेसाइज करे। उसके अलावा हमें को ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और इसके इतने सारे और फायदे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। हमारी शुगर को कंट्रोल करने में ये काफी कारगर है। इसके अलावा जो ग्लूटेन की मात्रा होती है हमारे सीड के अंदर वो भी काफी घट जाती है। तो हम ये कहें कि वो उस खाने को अब हम अच्छे से पचा सकते हैं, तो हमारी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा एंटी न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो उस खाने के अंदर थे स्पेशली ग्रेन के अंदर, वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कम हो जाते हैं। जैसे कि एंजाइम इनहिबिटर्स उसके अंदर होते हैं, फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे भी उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर सीड के अंदर, तो उनकी मात्रा भी काफी कम हो जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से आपका गट हेल्थ और अच्छा होता है, और जब हमारा गट हेल्थ और डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छी होगी और हमारा बॉडी भी और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है हमारा स्प्राउट खाने का वो है कि हमारा शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। शुगर कंट्रोल इसलिए अच्छा होता है कि स्प्राउटिंग की वजह से जो उस सीड के अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट थे, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, वो अब कम हो गया है, क्योंकि उसका इस्तेमाल स्प्राउटिंग फेज में बीज ने कर लिया। तो सिंपल शुगर खत्म हो जाते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, और जो कार्बोहाइड्रेट अब बच भी गया वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करता। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर काफी बढ़ जाती है। जब एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाते हैं तो वो भी हमारी शुगर और दूसरी इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अमाउंट ऑफ फाइबर, जैसा मैंने पहले बताया, वो भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अब हमारी गट के अंदर शुगर की एब्जॉर्प्शन है उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से
एकदम से हमारी बॉडी के अंदर शुगर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ये डिलेड एब्जॉर्प्शन जब होगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर शुगर रिलीज होता है, तो एकदम से हमारी बॉडी के अंदर शुगर स्पाइक्स भी नहीं आते और दूसरा इंसुलिन स्पाइक्स भी नहीं आते, जिसकी वजह से हमारा जो शुगर कंट्रोल है वो और अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो अगला फायदा वो ये है कि हमारा हार्ट भी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। हार्ट हेल्दी होने का कारण ये है क्योंकि अब जो फाइबर इतना अच्छा बढ़ गया है स्प्राउट्स के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करता है और हमारे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल फैट को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। तो इनकी वजह से हमारी बॉडी का जो लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़िया होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर अब स्टेनोसिस या किसी नसों की रुकावट होने के चांसेस काफी घट जाते हैं। वहीं अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होने की वजह से अब जो हमारे शरीर को एक और बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमारा बीपी अच्छे से कंट्रोल रहता है, और जब बीपी अच्छे से कंट्रोल रहता है तो हमें जो स्ट्रोक और दूसरी समस्याएं होने के चांसेस काफी हद तक घट जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले फायदे की। ये हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर्स होने से बचाता है, स्पेशली गट के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि फाइबर इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, तो स्पेशली हमारा रेक्टल कैंसर को होने से बचाता है। और इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये हमारे शरीर में दूसरे कैंसरों को भी बचाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इसके अंदर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है कि इनको रोकने के लिए भी काफी सक्षम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्प्राउट्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इनके अंदर भरपूर है। इसके अलावा विटामिन सी स्प्राउटिंग से बढ़ जाता है, तो जो नॉर्मली आप जब भी कोई भी अनाज ये दाल खा रहे हैं तो उनके अंदर आपको विटामिन सी नामात्र सा ही मिलता है। हालांकि जब आप उन्हें स्प्राउट करके खाते हैं तो विटामिन सी का कंटेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इसके अलावा और जो ये गुड फाइबर है इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो अब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें स्प्राउट्स की मात्रा अच्छे से अपनी डाइट के अंदर रखनी चाहिए ताकि हमारे शरीर को ये सारे बेनिफिट मिलते रहें और हमारी ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हैं वो भी अच्छे से सेटल हो जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं स्प्राउट्स हमारा वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा कामयाब है। जब भी हम वजन घटा रहे हैं उस वक्त हमें स्प्राउट्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और वैसे भी हमें स्प्राउट्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर इसके अंदर इतनी अच्छी मात्रा के अंदर है, प्रोटीन भी इसके अंदर गुड क्वालिटी के हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन इसमें भरपूर है, वहीं कैलोरीज इसके अंदर कम हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारे स्प्राउट्स हैं इनके अंदर जो सिंपल शुगर है वो तो एब्जॉर्ब भी हो जाती है पहले, जो अब शुगर बचा है, जो अभी कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स टाइप है जो कि अच्छा है हमारे शरीर के लिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन फाइबर अच्छी मात्रा में है। इससे क्या होता है ये हमारे शरीर को और हमारे पेट को फुल रखता है। जब ये हमारे शरीर को फुलनेस काफी देर तक प्रोवाइड करता है तो इससे हमारी बार बार खाने की इच्छा नहीं होती और हमारी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मील है वो घट जाती है, हमारी जो स्नैक लेने की आदत है वो भी घट जाती है। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में स्प्राउट्स का अच्छे से इस्तेमाल किया है और मैं पिछले 1.5 साल से लगातार डेली ब्रेकफास्ट में अपने स्प्राउट्स लेता हूँ। मैंने 23 किलोग्राम अपना वजन कम किया और मैं उसे अभी मेंटेन भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो मैं डेली मॉर्निंग में कम से कम 1 या 2 स्प्राउट्स लेता हूँ। आप भी स्प्राउट्स लेना अच्छे से अपने डाइट के अंदर इस्तेमाल करें, धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस करें और इनका अच्छे से उपयोग करें ताकि आप अपना वजन भी घटा पाएं और उसको आगे नियंत्रित भी कर पाएं। इसके बाद हम बात करते हैं हम क्या क्या चीजें स्प्राउट कर सकते हैं। हम जो यूजुअली स्प्राउट कर सकते हैं वो है लेग्यूम्स। किसी भी प्रकार की दालें आप आराम से स्प्राउट कर सकते हैं, काला चना, सफेद चना, सोयाबीन, मूंग, दूसरी और दालें जैसे मसूर है, उड़द है, मोठ, चौलाई, मिलेट्स को भी हम स्प्राउट कर सकते हैं, बाजरा को भी हम स्प्राउट कर सकते हैं, बीन्स को भी हम स्प्राउट कर सकते हैं और हमारा मटर, इनको हम अच्छे से स्प्राउट करके खा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स जैसे कि ओट्स हैं, ब्राउन राइस है, बकव्हीट है। बकव्हीट होता है कुट्टू का आटा जो हम खाते हैं स्पेशली व्रत के अंदर, तो इसको भी हम स्प्राउट करके अच्छे से खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स के भी सीड्स आते हैं जिनको हम स्प्राउट करके खा सकते हैं, जैसे कि हम
मूली के सीड्स को स्प्राउट करके खा सकते हैं, ब्रोकली को, बीट रूट को, मस्टर्ड ग्रीन्स को, मेथी को, पंपकिन सीड्स को भी हम स्प्राउट करके खा सकते हैं, जिनसे कि उनकी न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और हमारे शरीर को काफी हेल्थ बेनिफिट होते हैं। नट्स जैसे कि आलमंड को भी हम स्प्राउट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीजें जिनको आप स्प्राउट कर सकते हो वो है तिल को आप स्प्राउट कर सकते हो, सनफ्लावर को, फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स, इनको भी आप अच्छे से स्प्राउट करके खा सकते हैं ताकि आप अपने शरीर को और ज्यादा सेहतमंद बना सकें। स्प्राउट्स बनाते हुए और खाते हुए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्राउट्स के अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को वो हो सकती है, वो है रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग क्यों होती है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इससे बच पाएं, और इससे कैसे बचना है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि जो भी स्प्राउटिंग है वो हमेशा होती है एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो जब स्प्राउटिंग होती है उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। उसके अलावा जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है उस वक्त क्या होता है कि हमारे दूसरे बैक्टीरिया इस वार्म टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर पनपने लगते हैं, जैसे कि ई कोलाई या साल्मोनेला, जो हमें टाइफाइड जैसी बीमारियां देता है। तो जब ये बैक्टीरिया उसके अंदर बढ़ते हैं और हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग हमारे बॉडी में कर सकता है। और ये जो फूड पॉइजनिंग है ये ज्यादातर होती है जो भी आपने स्प्राउट्स खाया है उसके 12 से 72 घंटे के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कितना अमाउंट आपने खाया है और कितने उसके अंदर टॉक्सिन्स जो इन बैक्टीरिया की वजह से बन रहे थे, उसके फलस्वरूप आपको ये सिम्टम्स आते हैं। ज्यादातर लोगों को उल्टियां होती हैं, दस्त लग जाते हैं, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़े से उठते हैं, और इन शिकायतों की वजह से वो हमारे पास आता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। और ज्यादातर लोगों को ये माइल्ड से सिम्टम आते हैं, और ये फूड पॉइजनिंग रेयरली ही कभी ऐसा होता है कि कभी किसी के लिए जानलेवा साबित हो, इसलिए ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, आप इन फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं। वो है कि जो भी लोग इसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो ये स्प्राउट्स ले रहे हैं, एक तो इनको अच्छे से धो लें खाने से पहले। उसके अलावा इनको अगर आप शुरुआत में कुक करके खाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो हो सकता है अगर उसके अंदर बहुत कम मात्रा में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पनप गए हैं तो वो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, और शुरुआत में, और जैसा कि मैंने बताया, बच्चों, एल्डरली और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको ये हमेशा, हम कहें, इनको कुक करके खाएं और रॉ अभी नहीं खाएं। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपना इनको रॉ खाना स्टार्ट करें, और धीरे धीरे स्टार्ट करें। आज आपने 1 चम्मच खाया है, कल 2 चम्मच खाएं, उसके बाद 3 चम्मच बढ़ाएं, और कटोरी भर स्प्राउट बाद में लें। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो स्प्राउट बनाते ही पहले दिन ये कटोरा भरकर स्प्राउट खा लेते हैं और फिर कहते हैं कि आज मेरे को दिक्कत हो गई, मैं उन्हें पचा नहीं पाया, मेरे पेट में ये दिक्कत आई। तो ये समस्याएं भी काफी लोगों को हो सकती हैं। स्प्राउटिंग करने के बाद जो आपकी मात्रा है वो भी काफी कम हो जाती है। उसके अलावा आपको ये स्प्राउट्स अपनी डाइट में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि आप ऐसी फूड पॉइजनिंग जैसी चीजों से भी बच सकें। इसके बाद कुछ चीजें स्प्राउट्स के लिए आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और हमेशा आपको याद रखनी है, वो है कि स्प्राउट्स हमेशा घर पे ही बनाएं, फ्रेश बनाएं, बाहर से स्प्राउट ना लेके आएं तो सबसे ज्यादा बेहतर है। और अगर आप लेकर भी आते हैं तो भी उन्हें अच्छे से धो लें, और अगर आप जो स्प्राउट घर पे बना रहे हैं तो उन्हें 24 घंटे बाद अच्छे से फ्रेश वाटर के अंदर धोएं और दोबारा स्प्राउटिंग के लिए रख दें। इसके बाद हमेशा अपने स्प्राउट्स को आप ऐसे स्पेस में रखें जहां पे अंधेरा है थोड़ा, लेकिन वेंटिलेशन अच्छा है। अगर वेंटिलेशन अच्छा रहेगा तो हमेशा आप पाएंगे कि आपके जो स्प्राउट्स हैं वो बढ़िया हैं और उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। इसके बाद जब भी आप अपने स्प्राउट्स को हैंडल करते हैं तो हमेशा साबुन से अच्छे से हाथ धो लें, उसके बाद ही उनको हैंडल करें। अगर आप बिना हाथ धोए भी उनको हैंडल करते हैं तो आपके हाथों में जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर चला जाएगा और वो बहुत जल्दी से उस वक्त ऐसी कंडीशंस के अंदर पनपने लग जाएगा। इसके बाद बीच बीच में जब आपकी स्प्राउटिंग चल रही है तो हमेशा ध्यान दें
12 घंटे के बाद तकरीबन एक बार अपने स्प्राउट्स पे नजर जरूर मार लें कि वो कैसे हैं, और वापस उनको फिर स्प्राउटिंग होने के लिए रख दें। अगर आपको किसी भी कारण से स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा अपने स्प्राउट्स को रेफ्रिजरेटर के अंदर ही स्टोर करें, और इसको ऊपर रखें, डीप फ्रीज के अंदर ना रखें, लेकिन डीप फ्रीजर के जस्ट नीचे रखें, ताकि ये हमेशा कोल्ड टेम्परेचर में ही रहें और इसके अंदर कभी भी कोई दूसरे बैक्टीरिया ना पनपे। यहाँ मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ, जो हमारा स्प्राउटिंग का फेज होता है वो 3 से 5 दिन लेता है, तो इसलिए आप हमेशा 12 से 24 घंटे के अंदर अपने स्प्राउट्स को हमेशा वापस अच्छे से फ्रेश पानी से धोकर साफ कपड़े में वापस रखें, ऐसे जगह जहां पर वेंटिलेशन अच्छा है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। वहीं जब भी आप स्प्राउट कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तब भी स्प्राउट कंज्यूम करने से पहले अपने स्प्राउट्स को अच्छे से देखें कि जिस चीज में आपने वो स्प्राउट बनाए हैं उनके अंदर कोई फंगस तो नहीं लगी हुई, कोई वो स्प्राउट टच करने में ऐसे चिकने चिकने तो नहीं है। अगर आपको विजिबल फंगस उसके अंदर दिख रही है तो वो स्प्राउट कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है, और अगर आपको फील करने में वो स्प्राउट्स काफी चिकने चिकने लगते हैं तो भी इसका एक ही चीज पता लगती है इससे, कि उसके अंदर बैक्टीरिया पनपे हैं, और जो स्लाइमीनेस है, ये जो चिकनाहट है, ये इसी की वजह से है। तो ऐसे अपने स्प्राउट्स को कभी भी आप कंज्यूम ना करें और इन्हें डिस्कार्ड कर दें, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप अपने स्प्राउट्स को अपनी डाइट के अंदर कैसे इंक्लूड करें। अपने ब्रेकफास्ट के अंदर या किसी भी मील के अंदर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इन्हें मॉर्निंग में या लंच में खाएं। डिनर के अंदर बहुत कम मात्रा में लें या ज्यादा स्प्राउट्स ना लें, ये आपके स्टमक को थोड़ा अपसेट कर सकता है, क्योंकि ये हाईली प्रोटीन से बने होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो कभी कभार जब आप ज्यादा अमाउंट में स्प्राउट्स लेते हैं और जब आपके बॉडी को स्प्राउट्स लेने की अभी इतनी आदत नहीं है, तो उस वक्त गैस प्रोडक्शन भी आपकी बॉडी में हो सकता है, तो अनइजीनेस थोड़ी आपको रात में रह सकती है। तो बेहतर है कि आप इनको अपने ब्रेकफास्ट में लें या लंच में लें, तो ये बेहतर समय है, बढ़िया समय है स्प्राउट्स लेने का। इसके बाद आप धीरे धीरे आदत डालें, और जब आपको आदत डल जाती है तभी आप रॉ स्प्राउट्स खाएं, नहीं तो आप हमेशा कुक्ड स्प्राउट खाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। अपने सैलेड के अंदर आप इनको ऐड कर सकते हैं, अपने सैंडविच के अंदर आप इनको ऐड कर सकते हैं, आप इनको सोटे कर सकते हैं दूसरी वेजिटेबल्स के साथ या इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान आपको रखना है वो है कि आप जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुड हेल्दी ऑयल हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, या इसके अलावा दूसरे ऑयल जो हमारे मुफा और पूफा के अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर रिच हैं, वो इस्तेमाल करें। घी का या हम कहें सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल यहाँ ना करें। उसके अलावा आप इनको अपनी दूसरी और वार्म डिशेस के अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी राइस है, कोई आपने अभी ऑमलेट बनाया है, कोई सूप है, इनके अंदर भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इनको बहुत ज्यादा डीप फ्राई या हम करें बहुत ज्यादा डीप कुकिंग इनकी ना करें, क्योंकि जितना डीप कुकिंग आप इनकी करेंगे तो उतने ही इनकी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी खत्म होती चली जाएगी। हाँ, आप शैलो फ्राई या हम कहें कि एक बार इनको विसल दिला के कुकर में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो आपका फूड पॉइजनिंग वाला जो कंपोनेंट है, जो बैक्टीरिया कुछ अगर इनमें पनपे हैं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकर आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी दालों को और अनाजों को और दूसरे नट्स को कैसे हम अंकुरित करके खाएं, और ये अंकुरित करने से हमारे शरीर को क्या एडिशनल और कितने सारे फायदे इनसे हो रहे हैं। अंकुरित करने से आपके बीज और दालों के अंदर भी क्या बदलाव हो रहा है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से ही आप अंकुरित अनाज और दालों को अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करेंगे और उन्हें अपनी डाइट का भाग बना लेंगे। यही एक चीज मैं आपको वापस याद दिला देना चाहता हूं कि कृपया इनको धीरे धीरे अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। जब आप अडेप्ट हो जाएं तब इनको अच्छे अमाउंट में लें, और दूसरा, जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कृपया इन्हें कुक कर लें, कुक करने के बाद ही लें।
और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके शरीर के अंदर इतने ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जी पूरे दिन में अच्छे से बनी रहती है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो रही है और आपकी गट भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। ये सारे बदलाव आप अपने आप में देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मेरी ऐसी वीडियोस को देखकर और अपनाकर अगर आप भी उनका फायदा उठा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ में बदलाव आए हैं, तो कृपया इनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करें, ताकि और लोगों को इनसे प्रेरणा मिले और हम सब जल्द से जल्द और बेहतर और स्वस्थ हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपको कहीं समस्या आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको और क्लैरिटी चाहिए कुछ टॉपिक्स पे, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूँ, मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे अगर ऐसा लगा कि उनको एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में भी मैं उनके लिए एक वीडियो बनाकर जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।